People, how are you doing? Welcome back to my channel Skillix. In today's video we are going to discuss a topic that's called the Elton Mayo theory of human relationship management. It is very important to understand that in most of the earlier theories nobody considered the humanistic approach, and that's why Elton Mayo basically considered and said that organization must be viewed in a very human view की बात की उन्होंने. इसके अलावा he also said that the organization should be more concerned about the social terms rather than economic terms. अब तक क्या बात होती थी theorist से? They said that the more reward you will give it to people, the more people will work. ये कहीं ना कहीं थ्योरी काम कर रही थी. बट एल्टन मायो that people look for social environment. लोगों को एक सोशल इन्वायरमेंट चाहिए, एक सोशल वर्क इन्वायरमेंट चाहिए जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को आगे बढ़ाता है. इसी चीज़ को करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने बेसिकली एक 4 एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड दोज ऑल फोर एक्सपेरिमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ हॉथरन एक्सपेरिमेंट. वो चारों के चारों एक्सपेरिमेंट मिलकर हॉथरन एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक कंपनी थी उस टाइम पर. दैट कंपनी वाज कॉल्ड एज जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी. ये एक जनरल इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी थी जो कि बेसिकली टेलीफोन्स को असेंबल किया करती थी. इसमें मोर देन 30,000 एम्प्लॉयज़ थे, और वो 30,000 एम्प्लॉयज़ मिलकर जो वहाँ पर एक प्रॉब्लम उनको आ रही थी वो लेटेस्ट और रिलेटेड टू लो प्रोडक्टिविटी. वो उनको जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं लो प्रोडक्टिविटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो डिससेटिस्फैक्शन था वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था. एंड दैट्स वाई दे कंसल्टेड टू नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेज. इसको उन्होंने कंसल्ट किया और एक नई टीम बनाई गई. इसमें 4 लोग थे. तो दोज 4 पीपल वर एल्टन मायो, वाइट हेड, रोथिल्सबर्गर एंड विलियम डिक्सन. तो विलियम डिक्सन था बेसिकली ही वाज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक. ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक से ही थे. बट ऑल दीज 4 पीपल दे स्टार्टेड वर्किंग एंड कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया दैट वाज कॉल्ड इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट इन 1924 टू 1927. ये 3 सालों तक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. अब इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी. फिजिकल फैक्टर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहाँ का एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो टू अ शॉपिंग मॉल, वहाँ पर एक एसी चल रहा होता है, वहाँ पे लाइटिंग्स होती है, वहाँ पे म्यूजिक होता है. देयर आर सो मेनी फिजिकल थिंग्स विच इफेक्ट समबडीज मूड, समबडीज इमोशन, समबडीज प्रोडक्टिविटी. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पहले ये चेक करें कि फिजिकल फैक्टर किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया. और उसमें किया क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो एक लाइटिंग जो चल रही थी, मतलब जहां पर वर्कर काम कर रहा था, मान लो ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे थे, उसके ऊपर जो लाइट लगी हुई थी उन लाइट्स को उन्होंने वैरी करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि एक एजम्पशन बनाई कि द हायर द लाइट विल बी. जो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए. ना, ग्रुप 1 वाज कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, वेयर एज ग्रुप 2 वाज कॉल्ड एज द कंट्रोल ग्रुप. अब कंट्रोल ग्रुप का यहाँ पर क्या मतलब है? कंट्रोल ग्रुप का मतलब है कि उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है. तो यहाँ पर लाइट को वैरी किया जा रहा था, जबकि यहाँ पर कोई भी लाइट का वेरिएशन नहीं हो रहा था. तो इनिशियली उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे लाइट जो डिक्रीज करनी शुरू हो गई, तो सबको ये लगा था कि द लोअर विल बी द लाइट, द लोअर विल बी द प्रोडक्शन. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम यही समझ के चल रहे थे कि अगर लाइट डिमी हो जाएगा तो लोग काम कैसे करेंगे, हाउ दे विल बी एबल टू वर्क. बट एक इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग निकल कर आई, और वो फाइंडिंग क्या थी कि एज लाइट वॉज डिक्रीज, जैसे जैसे लाइट डिक्रीज करना शुरू किया वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई. पहले तो इनिशियली, और डिक्रीज कब हुई? जब लाइट बिल्कुल मून लाइट जितना हो गया था. मतलब लाइट कंप्लीटली जब बिल्कुल एकदम पेल पेल लाइट हो गया, दैट मीन्स द लाइट वाज नॉट ऑलमोस्ट देयर, नॉट विजिबल, तब जाकर उनकी प्रोडक्टिविटी गिरी. अदरवाइज उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल एज इट इज ही चलती रही जिस तरह के कंट्रोल ग्रुप की चल रही थी. और यहाँ से जो एक चीज उन्होंने कंक्लूड किया, तो फाइंडिंग्स क्या निकल कर आई इस एक्सपेरिमेंट की, दैट फिजिकल फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी. फिजिकल फैक्टर का कोई भी इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी पे नहीं आया. ऑल्दो आज के डेट में ये वाली थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रारी हो चुकी है. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट फिजिकल फैक्टर्स का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है प्रोडक्टिविटी पर. बट उस पर्टिकुलर टाइम पर फिजिकल फैक्टर्स का कोई इन्फ्लुएंस निकल कर नहीं आया था. तो लास्ट में एल्टन मायो ने कंक्लूड किया था
कि it is not the physical factor but it is the human factor which affects the productivity. तो पहला एक्सपेरिमेंट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, इसमें लाइट का वेरिएशन चेक किया गया और फाइनली ये कंक्लूड हुआ दैट लाइटिंग हैज नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी. लाइट को तेज करो या लाइट को डिम करो, उससे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे फर्क. The second experiment which was conducted in the Hawthorne experiment was relay assembly test room experiment. In this experiment what we'll do is हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. One was objectives, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे. Second was the methodology, किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. एंड थर्ड वन कि किया क्या गया था और उसके फाइंडिंग्स क्या निकल कर आए. थर्ड वाले सेक्शन में हम फाइंडिंग्स की बात करेंगे. बट लेट्स बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वाज टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ जॉब कंडीशंस ऑन ग्रुप प्रोडक्टिविटी. कि जॉब के डिफरेंट कंडीशंस को हम चेंज करेंगे और चेंज करने से ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे कैसा असर पड़ता है, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस चेक करना था. इसको करने के लिए मायो ने किया क्या, बेसिकली ही क्रिएटेड अ रिले असेंबली टेस्ट रूम. अब रिले असेंबली टेस्ट रूम है क्या यहाँ पर, दैट इज बेसिकली अ रूम इन विच द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, जिसमें क्या किया गया था कि 2 लड़कियों को हायर किया गया. ये मैंने 2 स्माइली सी लड़कियां बनाई है, आप इसको देख सकते हैं. आई होप कि आपको अच्छी लग रही होंगी. तो ये 2 स्माइली सी लड़कियां हमने बनाई. इस 2 लड़कियों को पहले लिया गया और उसके बाद इनसे ही कहा गया कि आप 4 और लड़कियों को चूज करें. एंड फाइनली एक बेसिकली ये इस तरह से क्यों किया गया, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट ए होमोजीनियस ग्रुप. वो होमोजीनियस ग्रुप बनाना चाहते थे जिनमें आपस में थोड़ी बॉन्डिंग हो, वो एक दूसरे को जानते होंगे. बेसिकली इन्होंने इन 2 लोगों ने भी उन 4 लोगों को चूज किया होगा जो चारों के चारों लोगों को वो जानते थे और वो नोन थे उनके लिए. दैट्स व्हाई व्हाट दे डिड. अब उनको कैसे वो जज करने वाले थे, उनकी स्पीड पे और उनकी कंटिन्यूटी पर, कि व्हाट काइंड ऑफ स्पीड दे हैव. कि अब स्पीड किस चीज की हम चेक करेंगे इसमें, बेसिकली वी आर चेकिंग द स्पीड ऑफ कि वो किस तरह से काम कर रही है. जो अब काम क्या था, काम ये था कि जो उनको टेलीफोन की वायर्स जोड़नी थी, एक असेंबल करना था, टेलीफोन को एक फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना था, टेलीफोन की सारी कनेक्टिविटी पार्ट पुर्जे जोड़ करके उनको एक फिनिश प्रोडक्ट बना देना था. तो इस चीज के लिए स्पीड और कंटिन्यूटी. अब इसको कितने टाइम तक चेक किया गया, तो 4 से लेकर के 4 हफ्तों से लेकर 12 वीक्स तक. एक ऑब्जर्वर भी दिया गया था. ऑब्जर्वर का मतलब है एक सुपरवाइजर, द वन हु इज लुकिंग एट दिस एक्सपेरिमेंट, जो देख रहा था कि क्या कर रही हैं लड़कियां, कैसे काम कर रही हैं. एंड एवरी जो चेंज था, जो भी चेंज करते थे वो बेसिकली लड़कियों से कंसल्ट करके करते थे. तो कहीं ना कहीं मायो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था जो उस टाइम के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं कुछ अलग था. बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम द वर्कर्स वर नॉट कंसल्टेड बिफोर एनी काइंड ऑफ चेंज. बट मायो व्हाट ही डिड, ही वाज कंसल्टिंग टू दोज वर्कर्स दैट हाउ दे आर they can work together और वो कैसे एक homogeneous environment create हो जाए, and that can be very helpful for that particular experiment. Okay, so what are the various changes which they introduced? The changes were, सबसे पहले चेंज उन्होंने किया that was the change in incentive system. इंसेंटिव सिस्टम यहां पर क्या था, इंसेंटिव सिस्टम पहले कैसे काम कर रहा था, दैट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिसाइडिंग योर पर्टिकुलर इंसेंटिव. कहीं ना कहीं अगर 100 लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से इंसेंटिव डिसाइड होता था. बट इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में सिंस 6 गर्ल्स वर ओनली देयर, सिर्फ 6 ही लड़कियां वहां पे इन्वॉल्व थी, तो रेस्ट ऑफ द 5 पर आपका इंसेंटिव डिपेंडेंट होता था. तो ऑब्वियसली वो 5 लोगों के साथ आपकी अच्छी होमोजेनिटी है, तो इसकी वजह से जो आउटपुट कैसा निकल कर आया, तो ये वाला साइड जो हमने आउटपुट का रखा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. द एरो शोज दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. नेक्स्ट जो चेंज किया गया वो 5 मिनट का एक्स्ट्रा रेस्ट ब्रेक उनको देना शुरू कर दिया गया. एक मॉर्निंग में दिया जाता था और एक इवनिंग में, तो 2 रेस्ट ब्रेक्स मिल जाते थे 5 मिनट्स के, दैट वाज 10 मिनट्स, और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. दिस वर लाइक स्मॉल चेंजेस दैट वर गिवन टू दोज गर्ल्स, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे कैसा असर निकल कर आया वो चेक हो रहा था. थर्ड वॉज कि रेस्ट पीरियड का जो टाइम था, ओवरऑल टाइम था, वो घटाया गया था. मतलब 10 मिनट्स से उसको 5 मिनट्स कर दिया गया था, लेकिन द फ्रीक्वेंसी वॉज इंक्रीज्ड. उनको ज्यादा ब्रेक्स दिए जा रहे थे, लेकिन उससे क्या निकल कर आया, प्रोडक्टिविटी वॉज डिक्रीज्ड. और इनफैक्ट द गर्ल्स कंप्लेन्ड ऑल्सो दैट कि दिस इज नॉट अ गुड मॉडल बिकॉज दिस ब्रेक्स द रिदम ऑफ द वर्क. कहीं ना कहीं रिदम टूट जाता है पूरा काम का, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेक्स नहीं होने चाहिए. ओके, देन स्नैक्स दिए जाने लगे उनको, लाइक सैंडविचेस और कुछ बेसिक स्नैक्स उनको ऑफर किया जाता था इन द रेस्ट ब्रेक, जिनसे कि उनकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़िया हो रही थी. कहीं ना कहीं द गर्ल्स वर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फीलिंग जनरेट हुई थी, द मैनेजमेंट हैज लिटिल कंसर्न फॉर देम, मैनेजमेंट उनके बारे में सोचती है और इसी वजह से उनकी भी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ रही थी.
जो अगला चेंज किया गया वो टाइमिंग्स में किया गया। और इंटरेस्टिंग देखिए, सब लोगों की छुट्टी 5 बजे हो रही थी, इनकी छुट्टी पहले 4:30 कर दी गई, लेटर ऑन इनकी छुट्टी 4 बजे कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्टिविटी में कोई डिक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब चाहे उनको आप 1 घंटा पहले भी भेज रहे थे, इनफैक्ट सैटरडेज को भी उनको ऑफ कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों के कंपैरेटिवली बराबर ही प्रोडक्टिविटी कर रही थी। दैट्स रियली ग्रेट। इसके अलावा लेकिन ये सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं द मायो ग्रुप फील दैट कि उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जॉब कंडीशन का इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पर है, ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पर है। लेकिन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, उन्होंने जैसे ही सेटिंग को रिवर्ट बैक किया, मतलब ये सारे जितनी चीजें उन्होंने ऑफर की थी वो सब बंद कर दी एंड दे वर बैक टू देयर ओरिजिनल मॉडल, वो वापस ओरिजिनल मॉडल पे चले गए। लेकिन उससे भी क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी डाउन ही नहीं हुई, प्रोडक्टिविटी जहां थी वहीं की वहीं रह गई, प्रोडक्टिविटी और ऊपर ही जा रही थी। दैट मीन्स कि जो पहले प्रूव करने चले थे वो तो कहीं ना कहीं फिर से प्रूव नहीं हुआ एंड दे फेल्ड मिजरेबली। लेकिन निकल कर क्या आया, निकल कर ये आया कि उस पर्टिकुलर पीरियड में, वो जो 4 से 12 हफ्तों का पीरियड था, उसमें गर्ल्स ने थोड़ी स्टेबिलिटी फील की, स्टेबिलिटी प्लस देयर वाज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आल्सो इन अमंग देमसेल्फ, एंड फाइनली जो उनका ओवरऑल एटीट्यूड था टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स द वर्क वो प्योरली चेंज हो चुका था। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो कहीं ना कहीं मायो के फेवर में तो नहीं गया, बट लेटर ऑन इट प्रूव्ड दैट कि सोशल बिलोंगिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवन मोर देन फिजिकल फैक्टर। इसका मतलब आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो ग्रुप कितना होमोजीनियस है, वो ग्रुप कितना प्रोडक्टिव है। और इसी वजह से हम शायद बचपन से हमें घर वाले कहते थे, मम्मी पापा कहते थे, वे अच्छे दोस्त बनाया करो, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी सोशल बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है। तो जितना सोशल बिलोंगिंगनेस क्रिएट करेगा उतना ज्यादा ही कहीं ना कहीं आप उस चीज को आप बेटर कर पाओगे, आपका काम उतना अच्छा हो जाएगा। तो द थर्ड एक्सपेरिमेंट वाज नोन एज द मास इंटरव्यूइंग मेथड, द मास इंटरव्यूइंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एल्टन मायो ने किया क्या और उसकी टीम ने मिलकर क्या किया, दे कंडक्टेड अराउंड 20,000 इंटरव्यूज, टोटल 20,000 से भी ज्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए। बेसिकली जब आप इंटरव्यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चंस पूछते हो लोगों से, आप पूछते हैं बिकॉज वहां पर कुछ लोग जवाब देने वाले होते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड पूछा, फर्स्ट वाज एटीट्यूड, एटीट्यूड किस तरह का है वर्कर का। सेकंड वाज उनको सुपरविजन कैसा लगता है, मतलब जो लोग उनके ऊपर बैठे हैं, उनके बॉस हैं, वो उनको उनके बारे में कैसा फील करते हैं। वहां के जो इंश्योरेंस प्लान्स जो कंपनी ऑफर करती है उनको उसके बारे में उनका क्या सोचना है, वहां पे जो प्रमोशन के मेथड्स हैं उनके बारे में उनका क्या सोचना है। तो इस तरह के कुछ, लेकिन इनिशियली क्या हुआ, दे स्टार्टेड विद डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, फॉर एग्जांपल डू यू लाइक योर बॉस, तो जवाब कैसा आएगा, यस और नो। तो रिस्पॉन्स हमेशा यस और नो में, डू यू लाइक प्रमोशन, यस और नो। तो जवाब जो है यस और नो में आ रहा था, उससे कुछ खास निकल कर आ नहीं रहा था। हेंस उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया। इनडायरेक्ट मतलब आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, बेसिकली दे वर आस्क्ड टू लिसन। उनको कहा गया कि आप सिर्फ सुनिए और ऑब्जर्व कीजिए। जो भी इंटरव्यूअर था उनको कहा गया जस्ट लिसन एंड ऑब्जर्व, क्योंकि जो लोग आपस में बात करेंगे उन्हीं से आपको काफी बातें पता चल जाएंगी, जो शायद आप डायरेक्टली कुछ पूछेंगे भी तो कोई आपको नहीं बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टली किसी से उसके बॉस के बारे में पूछेंगे तो कोई नहीं बताने जा रहा है। ये तो ऐसी बात है कि आप किसी पति से पूछ ले भाई आपको अपनी पत्नी कैसी लगती है, तो वो तो हमेशा यही कहेगा कि उसको अच्छी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब उसकी फाइंडिंग्स क्या निकल कर आई, इस मास इंटरव्यूइंग मेथड से कुछ फाइंडिंग्स निकल कर आई। वो फाइंडिंग्स क्या थी कि ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड इवेंट्स, ये तीनों ही चीजें का सैटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन से कनेक्शन तो है, लेकिन वो डिपेंड किस चीज पे करता है, एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल सिचुएशंस के ऊपर, कि एम्प्लॉय का एक पर्सनल सिचुएशन कैसा चल रहा है, उसी के हिसाब से वो चीजों को परसीव कर रहा है कि वो चीजों को लेकर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंड्स अपॉन कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सोशल डिमांड्स है, जितनी भी डिमांड लोग रख रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय के कोई भी डिमांड कर रहा है, कोई चीज मांग रहा है, मान लो उसके कोई भी जो डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है, सोशल ग्रुप का एक्सपीरियंस, जो सोशल ग्रुप में वो काम करता है इनसाइड द प्लांट एंड आउटसाइड द प्लांट, तो वो जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से उसके डिमांड्स है। थर्ड, एवरीथिंग इज परसीव्ड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द वर्कर। आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको मैनेजमेंट की पॉलिसीज जो है वो इसी हिसाब से आपको अच्छी या बुरी लग रही है। तो ये सारी चीजें निकल कर आई, बट ओवरऑल जो बात निकल कर आई वो ये निकल कर आई थी दैट वाज कि वर्कर का जो बिहेवियर है दैट इज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप बिहेवियर। वो जिस तरह के ग्रुप के लोगों के साथ काम करता है उसी हिसाब से उसका बिहेवियर बन जाता है। लेकिन
एक चीज यहां पर अगेन मैं बता दूं, सिंस ये सारा का सारा प्रोसेस इंटरव्यू बेस्ड था, कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं था, हेंस एवरीथिंग वाज नॉन कंक्लूसिव, सभी चीजें नॉन कंक्लूसिव थी, कुछ भी बहुत ज्यादा कंक्लूड नहीं कर पाया। तो एक और एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो का जो उतना कामयाब नहीं हो पाया जैसे पहले दो एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं हो पाए थे। Last but not the least, the final experiment was the banking wire experiment. It's a very interesting experiment. ये बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है और मेरे को लगता है आज भी इसकी इम्प्लीकेशन काफी हद तक काम करती है। How does it work? तो ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर से ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। एक स्मॉल ग्रुप बनाना था और उसका इंडिविजुअल बिहेवियर पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि मास इंटरव्यूइंग से क्या निकल कर आया था, मास इंटरव्यूइंग से क्लियरली इट वाज मेंशन्ड दैट द ग्रुप बिहेवियर हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसी को टेस्ट कर लें। एल्टन मायो ने फाइनल एक्सपेरिमेंट में सोचा कि ये चलो यही टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए किया गया 14 मेल वर्कर्स वर चूजन, टोटल 14 मेल लोगों पर। वो रिले एक्सपेरिमेंट 9 जो फीमेल पर था, ये प्योरली मेल वर्कर पे था। इसमें क्या किया गया और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या की, ग्रुप इंसेंटिव्स रखे गए, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स नहीं। हेनरी फ्योल या पहले की जितनी भी थ्योरीज थी वो इंडिविजुअल इंसेंटिव्स की बात करता था। तो एल्टन मायो ने क्या कहा कि आपके अकेले प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, अगर ग्रुप अच्छा प्रोड्यूस करेगा या ग्रुप टारगेट से ऊपर प्रोड्यूस करेगा, जितना भी टारगेट कंपनी दे रही है, तो आपको सबको बेनिफिट होगा। तो जनरली एजम्पशन क्या बनेगा, एजम्पशन ये बनेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वर्कर क्या करेगा, वर्कर भी प्रोड्यूस मोर एंड मोर, वर्कर भी प्रोड्यूस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ताकि वो ज्यादा काम कर सके, ज्यादा पैसा कमा सके सभी लोग। लेकिन फाइंडिंग्स क्या निकली, फाइंडिंग्स फिर से उल्टी, सारी की सारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करके ऑलरेडी और डिक्रीज कर गई। मतलब जितना टारगेट कंपनी दे रही थी उतना भी वो पूरा नहीं कर रहे थे। अब सवाल ये उठता था कि इसके मेन कारण क्या रहे, व्हाट वर द 3 बेसिक रीजंस व्हाई पीपल डिडंट परफॉर्म। क्या वो कर नहीं सकते थे या उन्होंने किया नहीं। तो बेसिकली जो जवाब निकल कर आता है वो ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया, पहली चीज फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उनके मन में ये घबराहट आ गई कि अगर हम कुछ लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और कुछ लोग कम प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली जो लोग कम प्रोड्यूस करेंगे उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक आपस में ही नॉर्म बना लिया, दे नॉर्म बना लिया कि हम इतना ही प्रोड्यूस करेंगे जी, चाहे हमारी इससे भी ज्यादा काबिलियत है लेकिन हम इतना ही प्रोड्यूस करेंगे और उससे क्या होगा, कोई भी पिन पॉइंट नहीं हो पाएगा, मैनेजमेंट किसी को भी कुछ नहीं बोल पाएगी। दिस वाज द बेसिक आइडिया। देन सेकंड चीज वाज, एक और चीज जो उनको डर बना हुआ था वो ये था, राइज ऑफ फियर ऑफ रेजिंग टारगेट। उनको ये लग रहा था इफ वी विल प्रोड्यूस द अमाउंट व्हिच मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स अस टू प्रोड्यूस, देन व्हाट मैनेजमेंट विल डू, दे विल राइज द टारगेट, वो टारगेट बढ़ा देगी। ऐसा अक्सर होता है और हम सबके साथ होता है, एज अ स्टूडेंट भी होता है। अगर हम घर पे पेरेंट्स के सामने ही अगर 94% ले आते हैं 10th में, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अगली बार बच्चा 94 से ऊपर ही लाएगा, दे रेज देयर टारगेट ऑल्सो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रोटेक्शन टू स्लोअर वर्कर्स। उनके मन में ये था कि हम जितने भी वर्कर्स, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो सभी वर्कर्स भी एक जैसे नहीं थे। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा था कि अगर हम कुछ लोग फास्ट हैं और कुछ लोग स्लो हैं तो स्लो वाले लोगों को भी प्रोटेक्ट करना हमारे ग्रुप का काम है। तो कहीं ना कहीं ग्रुप के नॉर्म्स तो बने, ग्रुप का स्टैंडर्ड तो बना, बट मायो की एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गई। ही वाज नॉट एबल टू कंक्लूड एनीथिंग आउट ऑफ दिस आल्सो। ओनली ए पार्ट ऑफ दिस कि जो इंपैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप पड़ा इंडिविजुअल बिहेवियर पर, बट मैनेजमेंट के फायदे के लिए नहीं था, वो कहीं ना कहीं उस ग्रुप के पर्टिकुलर फायदे के लिए था। With this we have concluded all the 4 experiments. हमने चारों के चारों एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा एक ओवरऑल इसका इम्प्लीकेशन है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का और क्रिटिसिज्म था, वो अलग वीडियो में हम कवर कर लेंगे बिकॉज ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। प्लीज बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, बिकॉज अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई थी वो कहीं ना कहीं लैपटॉप्स को रिकॉर्ड करके बनाया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ जस्ट लाइक एन लेक्चर, जैसे मैं क्लासरूम्स में पढ़ाया करता था। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। जैसा भी हो अपना फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।